वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में मेरा नाम मालिनी है। मेरी उम्र यही कोई 32 साल होगी। मेरे पति, मेरा एक लड़का, सास ससुर, यही मेरी जिंदगी है और इसी में मैं खुश हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। बात आज से करीब 10 साल पहले की है। मैं कॉलेज में थी। अचानक एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। घर पर डॉक्टर साहब आए, इलाज किया, मगर जब ठीक नहीं हो रही हूं देखा तो मुझे हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया। हॉस्पिटल में हमारा प्राइवेट वार्ड था। वैसे ये लेडीज वार्ड था पूरा, तो इस वजह से रात में मेरे साथ मम्मी रुकती थी, पापा को रुकने की अनुमति नहीं थी। सामने ही जनरल वार्ड था। जनरल वार्ड कहूं या बर्न वार्ड, ये मुझे ठीक से याद नहीं है। उस दिन शाम का समय था। पापा जा चुके थे, मम्मा कुछ दवाई लेने नीचे गई हुई थी। मैं बेड पर बैठी पास की खिड़की से बाहर का नजारा ले रही थी। डॉक्टर ने कहा था 1-2 दिन में मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। तभी अचानक बाहर कुछ हलचल की आवाज आई। मैंने मुड़कर गेट से बाहर की तरफ देखा। वहां पर बहुत सारे लोग थे और एक लड़की के कराहने की आवाज आ रही थी। बाद में मम्मी ने आकर बताया, सामने एक बर्निंग केस आया है। एक लड़की है, जला दी गई है या जल गई है पता नहीं, पर बहुत बुरी हालत है। मुझे बड़ा दुख हुआ उसको लेकर। उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। उठकर बोतल से पानी लेने की इच्छा हुई। मां दिन भर की थकी हारी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उठकर खुद ही पानी लेकर पीने लगी। हॉस्पिटल में सन्नाटा था। तभी अचानक सामने के वार्ड से उस लड़की के कराहने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। रात के सन्नाटे में आवाज और गूंज रही थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गई और सामने वाले वार्ड की तरफ चल पड़ी। 2 बेड बाद ही उस लड़की का बेड था। ये शायद बर्न वार्ड ही था, क्योंकि 1-2 केस और थे जो बर्निंग के ही थे। लड़की के आसपास कोई नहीं था। शायद उसके घर वाले आए नहीं थे या चले गए थे। लड़की अब भी कराह रही थी। मेरी नजर उस पर पड़ी। उसका शरीर एक पतले से चादर से ढका हुआ था। चेहरा बस बाहर था। ऐसा चेहरा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। पूरी तरह से जला हुआ, सर पर बिल्कुल बाल नहीं थे। मैं न जाने किस आकर्षण से धीरे धीरे उसके पास चली गई। उसने बहुत दया भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखा। वो भी हल्के हल्के कराह रही थी। धीरे धीरे उसके शब्द मेरे कानों पर पड़े। पानी। मेरे हाथों में पानी की बोतल देखकर शायद उसने ऐसा कहा था, पर उसे पानी क्यों नहीं दे रहे? या आसपास कोई उसे देने वाला नहीं है? मैंने तुरंत ही अपनी बोतल से एक ढक्कन पानी निकाला और उसके मुंह में डाल दिया।
उसके चेहरे पर असीम तृप्ति के भाव मुझे दिखाई दिए। उसने आंखें बंद कर ली। मैं भी चुपचाप अपने बेड पर आकर लेट गई। अगली सुबह पिताजी आए तो बताया मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। हम सामान समेट रहे थे, तभी माँ ने कहा, अरे वो पानी की बोतल कहाँ गई? मैंने रात की बात माँ को नहीं बताई, बस बोल दिया वो पानी खत्म हो गया था ना, तो मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। माँ ने भी मेरी बात का विश्वास कर लिया और हम डिस्चार्ज पेपर लेके हॉस्पिटल से बाहर आने लगे। पापा एक टैक्सी लेकर ही आए थे। मैं टैक्सी में बैठी और तभी मेरी नजर हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ गई। वहां पर वही लड़की खड़ी थी। मैं चौंक पड़ी। अरे, उसे बाहर आने की अनुमति कैसे मिल गई? एक हॉस्पिटल की गाउन पहने उसका वो जला हुआ शरीर, जले हुए हाथ गाउन से बाहर थे और चेहरा वो जैसे एकटक मुझे ही देख रही थी। रास्ते में अचानक मैंने माँ से पूछ लिया, माँ वो जो लड़की आई थी वो, अरे पता नहीं कैसे कल रात उसकी डेथ हो गई। सुनकर मैं चौंक पड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अभी प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखा था। और फिर मैं घर आ गई। घर आते ही छोटी बहन ने मेरा स्वागत किया। मैं सबसे पहले नहाने चली गई। वैसे भी हॉस्पिटल में रहकर बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। घर आकर आराम से शावर जब तक न लो, शांति कहां। शावर के नीचे मैं आंखें मूंदे खड़ी थी। पता नहीं 5-1 मिनट तो होगा, तभी मेरी तंद्रा टूटी। मेरे शरीर पर गिरते पानी के अजीब रूप से मैंने आंख खोलकर देखा। शावर से पानी नहीं, खून निकल रहा था और वो खून मेरे सर के बालों से होते हुए मेरे पूरे शरीर को छू रहा था। मैं चौंक सी पड़ी। पीछे हटी तो अगले ही पल नहीं, ओह, लगता है मुझे इल्यूशन हुआ है। वैसे भी हॉस्पिटल में इतना कुछ देखना पड़ता है, इंसान हेलोसिनेट तो कर ही सकता है ना। मगर अगले पल मुझे समझ में आया ये मेरा हेलोसिनेशन नहीं था, क्योंकि शावर बंद करते ही साथ सामने के आईने में मुझे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस लड़की का चेहरा दिखाई। मैं चीख पड़ी थी। होश आया तो अपने आप को अपने बेड पर पाया। माँ ने बताया मैं चीख कर बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर गई थी। बड़ी मुश्किल से बाथरूम का दरवाजा तोड़कर मुझे निकाला गया। माँ ने मुझसे पूछा क्या हुआ था। मैंने सारी बातें साफ साफ बता दी। माँ ने मुझे हंसकर गले लगा लिया। हॉस्पिटल में ये सब देखकर इंसानी दिमाग का इस तरह से हेलुसिनेट करना सही है, माँ ने यही कहा था। हमारे फैमिली डॉक्टर भी आए थे। 2-4 दवाइयां देकर वो चले गए। सबने इसे मेरा हेलुसिनेशन और हॉस्पिटल का टेंशन ही समझा, जब तक अगली घटना नहीं। अगले दिन शाम का समय था। मैं बेड पर लेटी एक किताब पढ़ रही थी। बहन पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी और मम्मी काम कर रही थी। अचानक मेरी नजर सामने के ड्रेसिंग टेबल पर गई और मेरा पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। आईने में ठीक वही चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मैं चीख सी पड़ी थी। मां दौड़कर आई। बहन ने भी मुझे संभाला, पर काफी बार पूछने पश्चात भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। तब तक पापा भी आ चुके थे। मैं ट्रॉमा से थोड़ी बाहर निकली और मैंने सबको सच सच बता दिया। किस तरह से आने में मैंने रात देखी उस लड़की की चेहरा देखा था और बाथरूम में भी, और उस रात मैंने उस लड़की को पानी पिलाया था। सुनकर सभी घर वाले घबरा गए थे। पिताजी ने कहा
जल्द से जल्द किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। उन्हें परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ये मेरा सिर्फ हेलोसिनेशन नहीं हो सकता है। पिताजी ने तुरंत ही कुछ लोगों को फोन लगाया और एक अच्छे तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी। उस रात हम सब एक ही कमरे में सोए थे। मैं डर के मारे मां की गोद में सिर छुपाकर सोई थी। कितनी देर सोई याद नहीं, पर बड़ी गहरी नींद आई थी। नींद टूटी एक चीख से, मालिनी! मुड़कर देखा तो मैं छत की रेलिंग के ऊपर खड़ी थी और पीछे मेरा परिवार। मैं चौंक पड़ी। मैं यहां कैसे आई? मैं तो नीचे सो रही थी। मैं कूद कर मां से जाकर लिपट गई। पर तू यहाँ पहुंची कैसे? मां ने पूछा। मुझे कुछ नहीं मालूम मां, मैं तो तुम्हारे पास सो रही थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। घर वाले परेशान हो उठे। उस रात फिर किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह ही पिताजी एक तांत्रिक जैसे दिखने वाले व्यक्ति को लेकर आए और उसके घर की चौखट पर कदम रखते ही जैसे पूरे घर में एक ठंडी सी हवा बहने लगी। ऐसा लग रहा था उस तांत्रिक का आना जैसे किसी को बहुत नापसंद है और वो अपना गुस्सा दिखा रहा हो। उस हवा ने घर के सामानों को फेंकना शुरू कर दिया था। तांत्रिक आंखें बंद किए हुए कुछ मंत्र पढ़ते जा रहे थे। इन सारी परिस्थितियों से जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं था। कुछ देर बाद आंख खोलकर वो बोले, मरने से पहले उसने तुम्हारी बेटी के हाथों का पानी पिया है और तुम्हारी बेटी उसे बहुत पसंद आ गई है, इसलिए तो वो तुम्हारी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहती। 3 दिन बाद अमावस्या है, वो आएगी तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। सुनकर घर के सभी लोग और डर गए। पिताजी बोल पड़े, तो फिर उपाय क्या है बाबा जी? कुछ करिए, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचाइए, मेरी लाडली बेटी को बचाइए। वो लगभग रोने को हो गए। तांत्रिक बोला, जो करना है उसी दिन करना होगा, तब तक के लिए मैं एक तावीज दिए देता हूं। एक तावीज निकालकर उन्होंने पिताजी को दिया मुझे पहनाने के लिए, और उसके बाद वो वहां से चले गए। इसके बाद 2 दिन जैसे देखते देखते बीत गए। हाँ, इस बीच कोई अस्वाभाविक घटना नहीं हुई। अमावस्या की रात को घर में यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया गया। सामने मुझे बैठाया गया और दूसरी तरफ तांत्रिक बैठे थे। वो कुछ मंत्र पाठ कर रहे थे। कुछ ही देर में घर में वही ठंडी हवा बहने लगी और कुछ जैसे तहस नहस कर देना चाहती। तांत्रिक के मंत्र का उच्चारण जितना तेज हो रहा था, हवा का प्रवाह भी उतना ही तेज होता चला जा रहा था। कुछ देर तक ऐसा चलने के पश्चात अग्निकुंड से एक लड़की की परछाई सी बाहर निकली, धुएं से बनी हुई, और हवा में तैरने लगी। तांत्रिक ने अपने हाथों में कुछ लिया हुआ था, उसे उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, बोल क्या चाहती है तू? अचानक हवा में एक भयानक सी आवाज गूंज उठी, मुझे वो चाहिए। मुझे वो बहुत पसंद आई है, वो मेरी बहुत प्यारी सहेली है। तो इस जगत की नहीं है, चली जा यहां से। तेरा और उसका मिलन नहीं हो सकता। तू क्या करेगी उसका? जा यहां से। बात सुनते ही जैसे वो क्रोध से फट पड़ी। चारों ओर उसकी चीखने की आवाज ने जैसे सबके कानों पर ताले लगा दिए। और अगले ही पल एक और चीखने की आवाज से सब चौंक पड़े थे। मेरी बहन। सबने देखा उसका शरीर धीरे धीरे हवा में तैरता चला जा रहा था। माँ! सबको महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटकाता चला जा रहा है। तभी मैं खुद को नहीं रोक सकी। मैं चीख पड़ी, रुक जाओ, छूट जाओ, मेरी बहन को छोड़ दो, उसे तकलीफ मत दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे ऐसा कहते ही अचानक मेरी बहन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। इस मौके को देखकर तांत्रिक ने अपने झोले से एक बोतल निकाली और उस धुएं की तरफ करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय, ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय। और हम सबने देखा वो धुआं आकृति धीरे धीरे उस बोतल में प्रविष्ट होने लगी और अपने आप को छुड़ाने का अथल प्रयास करते हुए बार बार चीखने लगी। छोड़ दे मुझे, अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे तबाह कर दूंगी।
और अगले ही पल तांत्रिक ने उस बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। फिर उन्होंने हम सभी को एक एक ताबीज पहना दिया। अगली सुबह हम सब नदी के किनारे चले गए। वहां एक वीरान सी जगह पर उस बोतल को गाड़ दिया गया और फिर एक ब्राह्मण से श्राद्ध कर्म की कुछ प्रक्रिया करवाई गई और कुछ दिनों बाद हम सब गया गए और उस लड़की के नाम से पिंडदान कराए। आज इस घटना को कई साल बीत गए हैं, मगर आज तक मैंने अपने शरीर से वो ताबीज अलग नहीं किया है। फिर कोई आश्चर्यजनक घटना तो नहीं हुई, मगर हाँ, कभी कभी सपने में आज भी मैं उस जले हुए शरीर की लड़की को देखती हूं। उसका वो जला हुआ चेहरा, वो कातर निगाहें और उसका वो पानी मांगना। मानिक दादाजी, हम बच्चों के बहुत चहेते हैं। हमारा समय जब मन खेल कूद को नहीं लगता है तब इन्हीं के पास बीतता है। दादाजी अपने समय में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। कई जगह रहे, कई जगह घूमे और कई घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी रहे। कहानियों का तो जैसे पिटारा है उनके पास। क्या पता अपने मन से बनाकर कहते हैं या सच्ची घटनाएं कहते हैं, मगर हमें जरूर कहते हैं कि ये उनके साथ घटी सच्ची घटना है। जब भी मोहल्ले में लोड शेडिंग होता है और लाइट नहीं रहती है या फिर ऐसा ही कुछ मौसम होता है, तब हम सब बच्चे भागकर उनके पास चले आते हैं और दादाजी भी कभी हमें निराश नहीं करते। कमरे में लालटेन की रोशनी में इजी चेयर पर बैठे दादाजी और जमीन पर बैठे हम सब बच्चे और दादाजी की रोए खड़े कर देने वाली कहानियां। बचपन की इस याद को बड़े होकर शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन ऐसा ही कुछ वातावरण था। कुछ देर पहले काफी तेज बारिश हो चुकी थी और भारत में तो आप जानते ही हैं, बारिश मतलब लाइट गोल। कितने घंटे तो पता नहीं। शाम के करीब 8 बज रहे थे। अंधेरे में खेलकूद तो किया नहीं जा सकता था, करने के लिए दूसरा काम था नहीं। हम सब पहुंच गए दादाजी के पास और हमारे प्यारे दादाजी हमें कभी निराश तो करने वाले नहीं। तो आज कौन सी कहानी सुनाओ? कोई अच्छी सी सुनाइए, मजा आना चाहिए, गोल्टू बोला। चलो आज अपने कॉलेज के जमाने की एक कहानी सुनाता हूँ। आपका कॉलेज? आप भी कॉलेज पढ़े थे? क्यों, पढ़ाई लिखाई के जरूरी नहीं है? अरे हम आज से कई साल पहले पैदा हुए थे, मगर पढ़ाई लिखाई तो तभी थी। अरे बेटा, हमने बहुत पढ़ाई की है, तभी तो फॉरेस्ट ऑफिसर बने हैं। तुम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ते हो। जिंदगी में अगर कुछ करना है, बनना है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो विषय से नहीं भटकते। तो बात कई सालों पहले की है, समझ रहे हो तुम लोग। अब कितने सालों पहले की है मत पूछना, क्योंकि मुझे बिल्कुल तारीख याद नहीं है। तो कॉलेज में था। उस समय आज की तरह सुविधाएं तो होती नहीं थी। भैया तुम लोगों की बात ही अलग है। मोबाइल उठाया, मैसेज कर लिया, सब कुछ आता पता चल जाता है और ना जाने क्या क्या होता है। तुम्हारा मोबाइल तो मेरे दिमाग में भी नहीं घुसता है। पर उस समय संचार का एक ही साधन हुआ करता था, चिट्ठी। और चिट्ठी भी कई कई दिनों तक में आती थी। तो मेरा एक बहुत पुराना बचपन का दोस्त था। कभी मेरे पिताजी उसके गांव में रहा करते थे, बाद में हम लोग शहर में आ गए थे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तो एक दिन अचानक उसकी चिट्ठी मिली कि अगले महीने की 10 तारीख को उसकी शादी है और बहुत करीबी दोस्त होने के नाते उसने मुझे आमंत्रित किया था। अब दोस्त बहुत अच्छा था, कई सालों से मिला नहीं था, नहीं जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो तय किया कि मैं जाऊंगा। अब वो जो गांव था, अब उस समय आज की तरह सुविधाएं तो होती नहीं थी। तो गांव काफी इंटीरियर में था, स्टेशन से वहां तक जाना थोड़ा मुश्किल था। तो उसने पहले लिख दिया था कि सवेरे की ट्रेन से आऊं ताकि समय रहते उसके घर तक पहुंच जाऊं, मतलब अंधेरा होने से पहले उसके घर तक पहुंच जाऊं। ये विशेष निर्देश लिखा था।
नियत समय पर मैं ट्रेन से निकल पड़ा, पर उस दिन मेरी किस्मत ही कुछ खराब थी। सुबह की निकली ट्रेन शाम के पहुंची, जबकि उसे दोपहर के पहुंचना। स्टेशन पर जब उतरा तो ज्यादा भीड़ भाड़ न दिखी। अब उसके घर जाने का रास्ता तो पता करना ही था। मैंने सामने एक चाय ठेले वाले से पूछा, दादा नमस्कार, ये भागलपुर गांव कितनी दूर होगा यहाँ से? भागलपुर गांव? वहां क्यों जाना है आपको? जी मेरे दोस्त की शादी है, उसी ने बुलाया था। अरे तो उसने बताया नहीं कि सांझ ढले के बाद भागलपुर जाना सही नहीं है? अब बताया था, मगर ऐसा क्यों? हाँ, आप शहर वाले क्या जाने ये सब। असली में ट्रेन लेट हो गई, दोपहर को आनी थी ट्रेन, अभी आई है। बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। एक काम कीजिए, यहीं स्टेशन पर रात बिता लीजिए, सवेरे चले जाइएगा। यहाँ स्टेशन पर? स्टेशन की हालत ऐसी नहीं थी कि वहां रात बिताई जा सके। मुश्किल से 2 ठो बैठने की चेयर और पूरा खुला मैदान। रात में रास्ते में कुछ होना हो, यहां पर मेरे साथ जरूर कुछ हो जाता। मैंने कहा, नहीं, मेरा पहुंचना जरूरी है, वो चिंता करेगा। आप तो एक काम करिए, वो रिक्शे वाले होंगे, उनको बोलिए जरा पहुंचा दे। किस्मत रही तो हो सकता है कोई पहुंचा भी दे। मैं आगे बढ़ गया। रिक्शे वाले से जब भागलपुर जाने की बात कही, उसने मेरे चेहरे की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी खुदा स्थान पर जाने की बात कर दी। उसने साफ मना कर दिया। मैंने उससे कहा, सुनिए, मैं आपको दुगने पैसे दूंगा, जितने लेने ले लीजिए। इस पर वो बोला, बाबू भागलपुर तो नहीं पहुंचाएंगे, मगर वो जंगल से पहले वाला जो मैदान है वहां छोड़ देंगे। मैंने उसे और पैसों का लालच दिया, मगर वो किसी हद तक जाने को तैयार न था। अंततः किसी तरह से पहुंच जाऊंगा सोचकर मैं रिक्शे में बैठ गया। कच्चे रास्ते से रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ चला। अभी मुश्किल से 7 भी नहीं बजे थे, मगर रास्ता ऐसा सुनसान कि रात के 12 बज रहे हैं। ये गांव बड़ा अजीब लग रहा था। मन में एक पल ये भी आया कि आखिर मैं यहां आया क्यों। रास्ते में उससे बात करते हुए मैंने पूछा, अच्छा आप लोग उधर जाना क्यों नहीं चाहते? अरे बाबू पूछिए मत, जंगल में उस पार एक शमशान पड़ता है। कहते हैं एक समय वहां पर नरबली दी जाती। आज भी उन मरे हुए लोगों की आत्मा वहां घूमती है। रात में जंगल को कोई जाता नहीं है, जान का खतरा है। आप भी न जाते तो अच्छा होता। कहिए, इच्छा घुमा लूं? इतनी दूर आ चुका था, अब वापस जाना संभव न था। भूख भी लग रही थी और दोस्त के घर की चिंता भी थी। बेचारे चिंतित होंगे, मैं पहुंचा कैसे नहीं। मैं किसी तरह मैदान तक पहुंच गया। रिक्शा वाला मुझे वहां छोड़कर ऐसे सरपट भागा कि क्या बताऊं। सामने एक खुला मैदान था, उसके बाद बांस और आम का एक जंगल पड़ता था। रिक्शा वाले ने बताया था एक पतला सा रास्ता जंगल के बीच से निकल जाता है, उसे पार करते ही भागलपुर गांव आ जाएगा। पर भूत प्रेत से मैं डरूं ना डरूं, डर इस बात का था कि सांप बिच्छुओं का आतंक तो जंगल में अवश्य होगा, और मैं मूर्ख अपने साथ कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं लेकर आया था। और रात के इस अंधेरे में जंगल पार करना तो काफी मुश्किल वाली बात थी। पर किया क्या जा सकता था। मैं मैदान पे ही चल पड़ा। चलते चलते धूम्रपान की तलब हुई। अब मैं जरा कॉलेज के समय से ही धूम्रपान करने लगा था, मगर तुम लोग नहीं करना। उस समय ये सब हमें पता नहीं था। धूम्रपान से कैंसर होता है और सब आजकल तुम लोग सब जानते हो। बिल्कुल सिगरेट बीड़ी कोई नहीं पिएगा, वरना कहानी बंद। तो कुछ दिनों पहले ही सिगरेट पीने के लिए एक नई लाइटर खरीदी। लाइटर निकालते ही अचानक मुझे ध्यान आया, लाइटर की एक तरफ एक छोटी सी टॉर्च थी। हाँ, बस
सहारा सा मिल गया। उस थोड़ी सी रोशनी में ही मैं चल पड़ा तेज कदमों से। परंतु थोड़ी ही देर बाद एक आश्चर्यजनक घटना का एहसास हुआ मुझे। रिक्शा वाले ने कहा था कि 10-15 मिनट चलने में मैदान खत्म हो जाएगा और मैं जंगल के सिरे पर पहुंच जाऊंगा। पर काफी समय से मैं चल रहा था, जंगल अब तक आया क्यों नहीं? मन में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी। तो क्या मैं उसी जगह पर बार बार घूम रहा हूं? और अगर घूम रहा हूं तो क्यों घूम रहा हूं? मैंने तुरंत ही टॉर्च की रोशनी में घड़ी देखा। जब रिक्शे से उतरा था उस समय 7:15 हो रहे थे और इस समय 8, यानी कि पिछले 50 मिनट से मेरे दिमाग को कुछ न हुआ। जाने कौन सी शक्ति मेरे अंदर आ गई। मैं बेतहाशा एक तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते कुछ ही देर बाद मैं एक घने से जंगल के सामने खड़ा था। तेज कदमों से उस पतले रास्ते पर बढ़ चला। सहारा वो पतली सी टॉर्च की रोशनी थी। जंगल इस वक्त बहुत ही भयानक सा लग रहा था। हिंगुरों की आवाज कान फाड़े दे रही थी और अगले ही पल मेरा शरीर जैसे कांप सा उठा, क्योंकि रास्ते की मिट्टी पर सन्नाटे में मेरे पैरों की आवाज गूंज रही थी, पर अब अकेले नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मैं अंदर तक सिहर उठा और तेज कदमों से दौड़ लगा दी। कुछ देर तक तो दौड़ता रहा, पर फिर अचानक एक अजीब सी अनुभूति ने मेरे पूरे शरीर को सिहरन में भर दिया। मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। मैं चाह कर भी दौड़ नहीं पा रहा था और अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे धीरे धीरे मेरे पैर जमीन में समाते चले जा रहे हैं। हो ये क्या मैं अनजाने में ही किसी दलदल में आ गया हूं? हो मेरा शरीर धीरे धीरे दलदल के उस मिट्टी में समाता चला जा रहा है और आसपास कोई है भी नहीं जिसे मैं आवाज लगाकर यहां से छूट सकूं। मैं उस पल को कोसने लगा था जब मैं अपने दोस्त की शादी में आना चाह रहा था। आखिर क्या जरूरत थी मुझे आने की? जब ट्रेन लेट हो रहा है तो स्टेशन पर ही रुक जाता, पर यहां तक मैं क्यों आया? दलदल में फंसकर इतनी भयानक मौत मरने से तो बच जाता। तभी अचानक मैंने अपनी टॉर्च जमीन पर मारी और अगले पल और आश्चर्यचकित हो गया। जमीन पर कोई भी दलदल नहीं था। मेरे पैर जमीन पर ही थे, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं दल में समाता चला जा रहा हूं। तभी अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैं और भयभीत हो गया, पर अगले ही पल आश्चर्यचकित भी हो गया। मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा था। अरे तू इस जंगल में क्या कर रहा है? तू आ गया। हाँ, दोस्त मुझे बचा ले। अरे बचाऊं तो किससे बचाऊं? कौन है यहाँ? और इस तरह से पागल की तरह क्यों खड़ा है? अगले ही पल मैंने महसूस किया मेरे पैर तो बिल्कुल सामान्य है, ना कोई दलदल और ना ही कहीं मैं धंसा जा रहा हूं। तो फिर क्या ये मेरा हेलुसिनेशन था? वो बोला, अच्छा चल, बहुत रात हो गई है, जल्दी घर चल। पर तू यहां कैसे? अरे जब तू समय पर नहीं पूछा तो मैं कुछ लोगों को लेकर तुझे ढूंढने निकला था। वो लोग उधर ही हैं। मैं किस्मत से इधर निकल आया और तुझे ढूंढ लिया। चल। अच्छा एक काम कर, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं। पर तू मेरे साथ ही चलना भाई। मैं जैसा कह रहा हूं तू वैसी कर, चल। ज्यादा हील हवाल करना मैंने सही नहीं समझा और मैं आगे पतली टॉर्च की रोशनी डालता चलने लगा और मेरा दोस्त मेरे पीछे। उसने ऐसा क्यों किया, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि
घर का रास्ता वो जानता था, कायदे से उसे आगे चलना चाहिए था। पर कुछ ही देर में मुझे ये एहसास हो गया कि जंगल में हम दो बस लोग नहीं हैं, बल्कि कुछ और भी लोग हैं परछाई के रूप में, और वो सब मेरे दोस्त के पीछे पीछे आ रहे हैं। शायद दोस्त का फैसला मुझे सही लगा। चलते चलते हम गांव तक पहुंचे। उसने मुझसे कहा, वो जो घर है ना जहां पे रोशनी जल रही है, वही मेरा घर है, तू चल, मैं जरा हल्का हो लूं। बहुत देर से तुझे ढूंढते ढूंढते पेशाब लगाई। पर साथ के लोग तेरे? अरे वो लोग शायद घर पहुंच गए होंगे, तू चल, मैं हल्का होकर आ रहा हूं। मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खटखटाया तो दोस्त के छोटे भाई ने खोला। वो मुझे पहचानता था। मुझे देखकर बोला, दादा आप आ ही गए, बहुत रात कर दी। हाँ, वो जंगल में जरा, असली में ट्रेन लेट आई थी ना। आइए। अंदर उसके पिताजी इजी चेयर पर बैठे थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए। अरे बेटा, तुम आ गए। हाँ चाचा जी, अब क्या काम वाम करना है वो सब बताइए। बेटा, देर कर दी तुमने आने में। कैसी देर? उन्होंने सामने की दीवार पर इशारा किया। दीवार पर मेरे दोस्त की तस्वीर टंगी थी, फूलों की माला चढ़ी हुई। मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या? बेटा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। शादी की तैयारी के लिए कुछ सामान लेने स्टेशन गया था। आते हुए रात हो गई। हम लोग उसे ढूंढने निकले। जंगल में एक जगह उसकी लाश मिली। लाश की हालत ऐसी थी कि देखा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी गर्दन घुमाकर शरीर के ठीक पीछे की तरफ कर दी है। मैं थर थर कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। अगर कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त की मौत हो चुकी थी तो जंगल में वो कौन था? क्या मेरा दोस्त अपनी दोस्ती का आखिरी फर्ज निभाने आया था? मुझे उसने गांव बुलाया था, इसलिए मौत के मुंह से भी मुझे छुड़ा लिया।